हेलो बच्चों, मैं अनुज पांडे और ये है आपका प्यारा हो चैनल मैथ इफ्तार। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जो कि बहुत ही मस्त लेसन है, एक बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो अभी तक आपने वो सभी कंडीशन पढ़ी जिसमें चार्ज कैसे था, रेस्ट पर। चार्ज किसमें था? रेस्ट पर। अब हम स्टार्ट करेंगे चार्ज अब मोशन में हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसमें करंट मोशन में तो होता है, लेकिन इसका मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम चार्ज का मोशन एक प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन वो कौन सा मोशन रहेगा? कांस्टेंट। ठीक, जो चार्ज की स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। अब पहला जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है। पहले हेडिंग करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, यही लेसन का नाम भी है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए। आप क्लास 10th में भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े होंगे, तो सुनिएगा। मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, वायर भी आप समझ सकते हैं, ये पतला सा वायर है। ठीक, ये वायर है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले लेते हैं, ये इतना। ठीक, अब मान लीजिए कंडक्टर में जो है करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट, या चार्ज आप कह रहे हैं करंट, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो सुनिएगा थोड़ा सा, चार्ज फ्लो हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? अब सुनिए, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके प्रति सेकंड, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रति सेकंड जितने चार्ज पास होंगे उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए? तो इसका फार्मूला क्या होता है? I इक्वल क्यू अपान टी। जब रेट की बात आ जाती है तो वहां पर तो जब रेट की बात आ जाती है तो वहां पर तो टाइम से डिवाइड किया ही जाता है। समझ गए? अगर आपको जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी, इंस्टेंटेनियस एक लेसन होता था, उसी तरह एक इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है। क्या होगा उसका फार्मूला? डी क्यू अपान डी टी। एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। और अगर मान लीजिए आपको एवरेज करंट फाइंड करना है, कौन सा करंट? एवरेज करंट। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। यहां पे भी आप चाहे इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल है हर जगह, सिंबल सेम लीजिए। तो डेल्टा क्यू अपान क्या हो गया? डेल्टा टी। फार्मूला क्या बन गया? डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको एवरेज करंट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? टोटल चार्ज, जितना चार्ज फ्लो हुआ हो टोटल, और अपान जितने टाइम में फ्लो हुआ उससे आप डिवाइड कर देंगे तो एवरेज करंट का मान आ जाएगा। समझ गए? अब करंट का मात्रक होता है यूनिट एम्पियर। एम्पियर आप जानते हैं एक फंडामेंटल यूनिट है। कौन सा यूनिट? फंडामेंटल। जबकि कूलाम जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। 7 फंडामेंटल यूनिट है ना हमारा, उसमें से कुल चार्ज का मात्रक कूलाम नहीं है, लेकिन एम्पियर जो है ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, इसका एक और यूनिट होगा, क्या? सुनिएगा, कूलाम पर सेकंड। क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकंड।
डायमेंशन की बात अगर कम, इसी कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कूलाम पर सेकंड क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है। डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन इसका बहुत ईजी है, बच्चा जानता है। क्या होगा इसका डायमेंशन, ऊपर चार्ज है तो चार्ज का क्या होगा 80, और अपान टाइम का क्या हो जाएगा t, अर्थात t फटी कैंसिल, रिमेनिंग क्या हुआ, इसका डायमेंशन क्या होता है a। अब फंडामेंटल यूनिट है तो उसका डायमेंशन तो वहीं पर रहते आप, क्या होता है a, बीमी सूत्र। समझ गए। तो चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है, अब ये कौन सी क्वांटिटी है, ये बात उठी कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है। तो इसका आंसर सुनिए, अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं और उसमें ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब पूछा गया ऐसा करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो अगर उसमें प्रतिफ राशि का ऑप्शन नहीं है, टेंसर का ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन होगा अधिफ राशि, स्केलर क्वांटिटी। किसका ऑप्शन होगा, स्केलर क्वांटिटी का। ठीक, इसमें आप टिक मारिए कब, जब टेंसर का ऑप्शन ना हो। अब टेंसर किसे बोलते हैं आप जानते हैं, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो टेंसर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें, जो कि परिमाण और दिशा के द्वारा भी पूरी तरह से डिफाइन ना हो, उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब ये फदिफ राशि नहीं होती है। तो अब आप क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आया होगा कि ये जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी और टेंसर दोनों कैसे हम कह सकते हैं, इसको दोनों क्वांटिटी कैसे कह सकते हैं। तो सुनिए, वैसे तो अगर जो करंट है ये वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो करे, अगर ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे तब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता नहीं है। तो इसीलिए जो करंट है ये ना तो स्केलर क्वांटिटी है सही से, और ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कह सकते हैं टेंसर क्वांटिटी। कैसे, सुनिए थोड़ा सा आप ध्यान से। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मान लो एक करंट फ्लो हो रही है, इसमें इस वायर में कितना 3 एम्पियर, कितना 3 एम्पियर। ठीक, और एक और वायर है ये, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना 4 एम्पियर। और ये दोनों जो हैं एक नए वायर से जुड़े हैं, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, मान लेते हैं कितना है 60 डिग्री। अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये एंगल 60 डिग्री है तो वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 और a का मान 3, 3 चौ 12, 12 दूना 24, कॉस 60 वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये 12 हो जाएगा। तो 25 और 12 कितना होगा 37। तो आर स्क्वायर वैल्यू कितना होगा 37, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √37 एम्पियर। लेकिन ये क्या कहता है, ऐसा नहीं है, हम इतनी वैल्यू नहीं देंगे। हम कितनी वैल्यू देंगे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। जब इस तरह से करंट इसमें फ्लो होता है 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, दोनों के बीच जो एंगल हो, रिजल्टेंट इसमें 7 एम्पियर ही फ्लो होगा। मतलब ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कही जाती है। समझ गए। तो इस तरह से टेंसर क्वांटिटी क्यों कही जाती है इसको आप समझा दिए। अब चलते हम लोग नए टॉपिक पर जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत लंबा टाइम लगेगा भाई। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं और हेडिंग कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप भी लिख लीजिए, इसकी डिफिनेशन आपको लिखनी है। लिखिए, पहले इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग करेंगे, इसमें लिखिए, बोल दिया जाए, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, या ऐसा भी आप कह सकते हैं, प्रति एकांक समय में
गुजरने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए? चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और हेडिंग कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी हिंदी होती है अनुगमन वेग। हिंदी क्या होगी? अनुगमन वेग। हेडिंग आप भी कर लीजिए। बहुत बिंदास टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में नहीं आती है, लेकिन आज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पढ़ाएंगे गारंटी है कि समझ में जरूर आएगी। ठीक है, तो हेडिंग कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हेडिंग की है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हेडिंग हुई अनुगमन वेग। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें मान लीजिए एक कंडक्टर है। ये क्या है? ये कंडक्टर। और उल्टा बनाएं क्या? ओके ओके, जैसा आप कहें, जैसा आप कहेंगे उसी तरह होगा। ये साए साए करके हम एक बना लिए क्या? कंडक्टर। सर बहुत मोटा कंडक्टर है। चलिए आप सुनिए, अगर इस कंडक्टर के बाहर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं जिसका डायरेक्शन ये हो, तो आप सोच रहे होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनी तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको जो कंडक्टर है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। तब क्या होगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मोशन करेंगे। क्या करेंगे? मोशन, मतलब मूव करेंगे। अब मूव करेंगे तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाता है? करंट। ऐसा होता है ना। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा है, फिर भी उसको अगर टच करें हम कंडक्टर को तो करंट नहीं मारता। क्यों? सुनिए, ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो जब चार्ज शुरू मोशन करेगा तब करंट मार सकता है भाई, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक, और दूसरी बात ये करंट नहीं मारेगा। आप सुनिए क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन तुरंत सट से आप रखे सट तुरंत आते हैं, सट से। ठीक, मतलब बहुत ही टाइम में। ठीक, और फिर ये एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, मूव करते नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जा नहीं पाएंगे। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन क्या किए? इधर आ गए। इधर क्या हो जमा हो गया? निगेटिव चार्ज। आप जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। इधर क्या आ गया? जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आ जाएंगे, इधर क्या बचेगा? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। अब आगे ध्यान दिया जाए। आप सुनिए, जब नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर, तब ये अपने अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। ठीक, किसके बराबर? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर बना लेगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कंडक्टर के पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा। कहिए मत कितना होते हैं, ये मत सोचिए कितना होते हैं, बहुत ज्यादा। जितना आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे उतना ये अंदर बना लेगा। आप बनाए कितना? मान लो 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम का। अच्छा, ज्यादा सैनिक लेकर आए हो तो आपने ये भी अपने सैनिकों को भेजता है कितने? 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। हाँ, दोनों लड़के मर जाते हैं। समझ गए? फिर आप और बढ़ाए, कितना कर दिए बताओ? 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो ये भी अपना मान बढ़ा ले, कितना कर देगा? 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर बनाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर भी बना लेगा, क्योंकि चार्ज की कोई कमी नहीं है। आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके, यहाँ पर समझिए कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे और अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे जिसका डायरेक्शन बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई नेट हो गया, ई नेट हो गया कितना, 0। ठीक, इसका मतलब जब कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, किसके, कंडक्टर के अंदर। अब आगे ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सुनिएगा। जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बहुत ही कम एनर्जी पर पागल हो जाते हैं, बहुत ही कम एनर्जी। जैसे कोई कंडक्टर है ना, कंडक्टर को आप रूम में रखे, रूम टेम्परेचर पर, रूम पर टेम्परेचर जानते हैं ना कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, या इससे 27 टू 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने टेम्परेचर पे अगर आप रखेंगे जब कंडक्टर को, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको मिल जाती एनर्जी। कौन सी एनर्जी, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। ठीक, अब बहुत तेज मूव करता है। इतनी एनर्जी पा करके 27 डिग्री सेल्सियस पर ये लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन करता है, मूव करता है। मतलब 1 सेकेंड में 1 लाख मीटर, 1 सेकेंड में 1 लाख मीटर, समझ गए, इतनी तेज मोशन करता है, इतना तेज इसकी स्पीड होती है। कब, जब ये जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर रखा होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करते हैं, बहुत रैंडमली मूव करते हैं। आप सोचे होंगे ना कि अगर ऐसे तो हम लोग 27 से ज़्यादा टेम्परेचर पर हैं इस समय। ठीक, अब अगर आप ठंडी वीडियो देख रहे हो तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय का टेम्परेचर 27 से ज़्यादा है। ठीक, 30 से भी ज़्यादा है। तो ध्यान सुनिएगा आगे। तो थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन बहुत मूव करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, मूव करते रहते हैं कंडक्टर में, तब तुम अपने घर में जो कंडक्टर रखा होता है वायर वगैरह, उसको जब टच करते हैं बिना करंट से जोड़े, बिना बाहरी स्रोत से जोड़े, तब वो करंट नहीं मारता है। फिर आप कह रहे हैं मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो करंट मारता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है कि पहले ही आप बता दिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये थर्मल एनर्जी के कारण रैंडमली मूव करते हैं, बहुत ही ज्यादा रैंडमली मतलब देखिए कैसे, इधर गए ऐसे, इधर ऐसे होते हुए ऐसे, ये और किसी टाइम पे ये अपने इनिशियल पोजीशन पर ही पहुंच जाते हैं, इनिशियल पॉइंट पर ही पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो इनकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0। वेलोसिटी नहीं कह सकते, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी हम कहेंगे। इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। मतलब जितना मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक करंट को कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल। छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट या तो अपने से ही कैंसिल कर देते हैं या तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देता है। समझ गए? क्यों बताया ना, रैंडमली मूव करते हैं। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इसके कारण जो करंट बना अपोजिट डायरेक्शन में, उस करंट को इसने कैंसिल कर दिया जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ गए? इसीलिए घर में कोई कंडक्टर रखा होता है वायर वगैरह, तो उसको टच करने पे करंट नहीं मारता है। समझ गए? नहीं आप टच करें ठीक है। चलिए अब सुनिए, थोड़ा आगे ध्यान दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को, या पहले सुनिए, आप ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि जब कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखा गया है, उस समय पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u3 है, इसी तरह डैश डैश n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी un है। ठीक, कितनी है, un वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा। अब लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको कि भले वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन उनकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। क्या होती है, 0। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
ये थर्मल एनर्जी के कारण जो भी एनर्जी पाते हैं उसके अंदर जब मूव करते हैं तो कभी ना कभी अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है यू एवरेज, वो क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un अपान n। इसका मान क्या हो जाएगा u एवरेज इक्वल हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0। समझ गए। एवरेज कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं। कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दो, अपान जितने वेलोसिटी हो उससे डिवाइड कर दीजिए, आ गया एवरेज। समझ गए। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। अब अगर हम कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रख करके इसको हम बैटरी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, बैटरी से, तब क्या होगा सुनिएगा, इतना आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हमें क्या करें, इसको बैटरी से जोड़ दें तब क्या होगा। चलिए जोड़ देते हैं बैटरी से हम इसको। तो बैटरी से जोड़ रहे हैं ये इसको हम बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मान लेते हैं V इक्वल कितना है, डेल्टा V इक्वल V। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, इसको आप जानते ही। अब आगे आप ध्यान दीजिए, जब बैटरी जोड़ देंगे यह इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगी, अब एक ही डायरेक्शन मूव कराएगी इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे ऐसे। अब सुनिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये इनकी स्पीड जो थर्मल एनर्जी के कारण है वो कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी कर्नल से निकलते हैं, मतलब कर्नल उसे बोलते हैं जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे उस कर्नल हम बना देते हैं, ये करोड़ों एटम होते हैं, सब में से इलेक्ट्रॉन निकले रहते हैं, कुछ ना कुछ, किसी में से नहीं भी निकले रहते हैं। अब जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ का एक एटम था यहाँ पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला आगे की ओर गया, तो जो पीछे इलेक्ट्रॉन आता रहेगा उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, धड़ाम से ऐसे खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये एटम जो था पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अट्रैक्ट कर लेगा इसको, तो बैटरी के एनर्जी के कारण, ड्यू टू बैटरी एनर्जी, ये फिर इसमें निकलेगा और फिर अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ये किसके कारण, बैटरी के एनर्जी का, एनर्जी मिल गई ना, इसको फोर्स लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है, EQ, क्योंकि बैटरी ने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे थोड़ा इंक्रीज की यहाँ पे निकलने के बाद, आगे फिर एक कर्नल बैठा था यहाँ पे धड़ाम से फिर ये लड़ गया, लड़ा क्या, फिर इसने अटैक कर लिया, फिर इसकी जो वेलोसिटी 0 हो गई। फिर आगे बैटरी की एनर्जी के कारण, बैटरी जो फोर्स लगा रही है उसके कारण फिर ये चला उसमें निकल करके, बोला नहीं मुझे जाना है आगे, मुझे बैटरी ने आदेश दिया, मुझे दौड़ना है। ठीक है, तो हुआ क्या, फिर आगे अब जैसे ये करा ही करे अपनी स्पीड बढ़ाया, तो फिर आगे आ गया कर्नल। जैसे कोई व्यक्ति या कोई लड़का बाइक चला रहा है, या लड़कियां हो तो स्कूटी चला रही हो, और जैसे ही स्पीड बढ़ाए वैसे क्या आ जाए, बहुत बड़ा ब्रेकर आ जाए, फिर उसमें स्पीड एकदम लो हो जाए, फिर स्पीड जैसे बढ़ाए फिर ब्रेकर आ जाए, ठीक उस तरह से। तो यहाँ से फिर आगे इसको कर्नल मिलेंगे यहाँ पे, ये फिर ये अट्रैक्ट हो जाएगा कर्नल से। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है, वो तो बहुत तेज होती है। मतलब स्पीड तो इसकी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो लेकिन और बैटरी के फोर्स के कारण ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज भी करेगा। वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, एक्सेलरेशन।
अब तो आप सोच रहे होंगे सर आप तो बोले थे कि आज का जो वीडियो होगा इलेक्ट्रिक करंट का इसमें इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मोशन करेंगे, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। तो सुनिए सही, लेकिन यहाँ पे जो एटम है, जो कर्नल है, ये दर दर पर है, बहुत ही पास पास है, करोड़ों एटम है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है वैसे इसको कर्नल मिल जा रहे हैं। आइए इसकी वेलोसिटी जो है 0 हो जा रही है, फिर निकल रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, फिर 0 हो जा रही है। तो हुआ क्या, अंततः ये कि इसकी एक नियत वेलोसिटी बन गई, कांस्टेंट वेलोसिटी बन गई, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं। इससे बाहर से कोई व्यक्ति देखा तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो एक नियत दिखाई दे रही, कांस्टेंट दिखाई दे रही थी, जो कि कितनी 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आ गया? मतलब कि वैसे तो इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी बहुत तेज है, लेकिन ये बार बार कर्नल से लड़ जा रहा है, तो इसकी एक नियत वेलोसिटी हो गई अंतोगत्ता। मतलब जब बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है, खिसक रहा है। क्या कर रहा है? खिसक रहा है, बहुत धीरे चल रहा है, ठीक, जबकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। लेकिन जब बाहर से कोई देखेगा तो कर्नल जो बार बार ट्रेड कर लेता है, इसके कारण और भी कुछ कारण है, उसके कारण इसकी एक नियत वेलोसिटी दिखाई देगी। उस वेलोसिटी क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी है। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ना, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वैसे एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। वैसे तो उसकी वैल्यू 10 पावर -4 नहीं होगी, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में जब बात करेंगे सबको मिलाकर तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? चलिए ठीक है। तो अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान फाइंड करना है तो सुनिए, हम मान लेते हैं कि ड्यू टू बैटरी एनर्जी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको बैटरी ने बनाया, इलेक्ट्रिक जो फील्ड थी इसको किसने बनाया? बैटरी ने। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगा तो ये मोशन में आया। तो मोशन में आया तो हम मान लेते हैं कि बैटरी ने जो इसको वेलोसिटी दिया, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2 है, तीसरे की वेलोसिटी v3 है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn है, ठीक। अब अगर इसकी हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे? सुनिएगा, v एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश vn अपान में क्या हो जाएगा? n, ठीक। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा F इक्वल EQ। अब आप जानते हैं कि F इक्वल होता है m में, यहाँ m में हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा? EQ। अब यहाँ से मैं अगर ए का मान फाइंड करना हो, किसका मान? ए का मान, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बताया ना, एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अंतोगत्ता जब इलेक्ट्रॉन बार बार कर्नल से टकरा जाता है तो लगता है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, ठीक, बल्कि उसमें एक्सेलरेशन होता है, ऐसा नहीं है। चलिए तो यहाँ से ए का अगर मान निकालें तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा? EQ अपान m। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए एक बात और, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ये एक ही डायरेक्शन में लगातार मोशन नहीं करता रहता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप फोकस करिएगा आप। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से मूव किया तो ये कई कर्नल से टकराता रहता है, ऐसे गया है सट सट सट, फिर यहाँ पे एक कर्नल था, मान लो यहाँ पे एक कर्नल था, अब इससे टकराया सट, तो लगभग इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी भी होगी डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली मूव करते हुए चल रहा है, ऐसा नहीं कि बस एक ही डायरेक्शन चला जा रहा है, रैंडमली ऐसे का कुछ ऐसे कर रहा है, समझ गए? तो लड़ते फिरते जा रहा है आगे, लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है बना, अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो इतना बना, ठीक। इसी डिस्प्लेसमेंट रिगार्डिंग क्या होगी? इसकी वेलोसिटी।
तब आगे आप सुनिए, बस ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं फार्मूला है कि चूंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ v इक्वल क्या होता है u प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं पहले हम, उसके बाद अब इसका करेंगे डेरिवेशन। फिगर आप लोग बना लीजिएगा, जो मिटाए थे अभी यही फिगर बनाना है आपको, वीडियो पीछे करके बना लीजिए, ठीक है। चलिए, तो चूंकि एक फार्मूला था v इक्वल यू प्लस AT, तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे v एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश प्लस un अपान क्या हो जाएगा n, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, ठीक। प्लस a की वैल्यू भी क्या निकाले थे, a की वैल्यू निकाले थे EQ अपान m, यही निकाले थे, जहां पे m इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस a की वैल्यू क्या है, EQ अपान m, ठीक। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है E, तो यहाँ पे E आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्लेस पे क्या लिख सकते हैं E, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे E, समझ गए। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, T होता है टाउ, तो टाउ यहाँ पे यूज करेंगे, टाइम के सामने क्या होगा टाउ, क्योंकि बताया था ना कि दो कर्नल से टकराने के बीच में जो टाइम लगता है, जो इलेक्ट्रॉन को रेस्ट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे उसी टाइम का यूज होगा। तो यहाँ पे कई इलेक्ट्रॉन है तो सबका टाइम अलग अलग होगा, सब अलग अलग टाइम में टकरा सकते हैं, ठीक है। बहुत अंदर की बात कर रहा हूँ, बहुत अंदर। तो यहाँ पे हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टाउ एवरेज, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, अभी आप देखे थे कि इसका मान क्या था, 0, बताया था ना भी थर्मल एनर्जी का वेलोसिटी थी ये। तो यहाँ पे v एवरेज इक्वल हो जाएगा, ये 0 हो गया, बचा क्या, E अपान m इंटू टाउ एवरेज, समझ गए। चलिए, अब अगर आप ध्यान दीजिए तो इस v एवरेज को ही, इस एवरेज वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे लिखेंगे, क्योंकि v एवरेज इक्वल को क्या बोलते हैं, v मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, vd से, किससे दिखाते हैं, vd से। तो अब v एवरेज प्लेस पे क्या लिखेंगे, vd, तो यहाँ पे vd इक्वल हो जाएगा E अपान m इंटू टाउ एवरेज। अब अगर आप आगे ध्यान दें तो सुनिएगा, अगर जो कंडक्टर है उसके बीच में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो कंडक्टर है उस पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब आप जानते हैं उसके लिए एक फार्मूला लगता है क्या, v इक्वल EL। यहां से E का अगर मान निकाले तो हो जाएगा v अपान L, ठीक। यहाँ पे v जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान दीजिए आगे, इसको हम क्यों लगा रहे हैं, E के प्लेस पे v अपान L क्यों रखे हैं, क्योंकि ये जो है जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें ज्यादा यूज होता है। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके टर्म में बहुत कम पूछता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक तक ही, उसके बाद पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे E के प्लेस पे क्या लिख देंगे, v अपान L, तो ये हो जाएगा vd इक्वल EV अपान ml इंटू टाउ एवरेज। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, समझ में आ गया। तो इस तरह से तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म हुई, और अब हम देखते हैं एक और फार्मूला देख लेते हैं कि टाउ एवरेज का फार्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, टाउ एवरेज का फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए हम मान लेते हैं, माना पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम
रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 है, कितना है, टाउ 1 है, दूसरे का टाउ 2 है, दूसरे का टाउ 2 है, इसी तरह डैश डैश कितने हैं, टाउ n। तो यहाँ पे टाउ एवरेज निकालना हो तो टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, टाउ एवरेज इक्वल हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश टाउ n अपान n। ये हो गया इसका फार्मूला एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। अब एक और होता है मीन पाथ। क्या होता है, मीन पाथ। हेडिंग करिए मीन पाथ, यहाँ समझा देते हैं आपको मीन पाथ क्या होता है। जैसे यहाँ पे कर्नल है ना, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये और बना देते हैं ये सब कर्नल हैं। आर्मी वाला कर्नल नहीं, ध्यान रखिएगा, आर्मी का कर्नल नहीं है ये, ठीक है। चलिए तो जब इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से इस कर्नल से निकल के इस कर्नल में गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस कर्नल से निकल के इस कर्नल में गया, तो हुआ क्या, जितने ये डिस्टेंस कवर करता है उसे ही बोलते हैं मीन पाथ। उसे क्या बोलते हैं, मीन पाथ। तो हम मान लेते हैं ये मीन पाथ कितना है, लेमडा 1। मीन पाथ दिखाते हैं लेमडा से, दिखाते हैं लेमडा से। उसके बाद इसमें निकल के ये इसमें गया, ये कितना है, लेमडा 2 मान लेते हैं। फिर इसमें निकल के इसमें गया, लेमडा 3 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना मान लिया, लेमडा 3। अलग अलग होगी भी, सेम नहीं, कुछ तो चेंज होगा यार, कुछ तो। बहुत बारीकी से बात कर रहा हूँ, सिंपल बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ फिर यहाँ से मान लो यहाँ गया तो ये डिस्टेंस हो गई लेमडा 3। फिर यहाँ से ऐसे गया, लेमडा 4 हो गया। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और n कर्नल के लिए लेमडा n मीन पाथ होगा, ठीक है। तो यहां से इसी तरह अगर हमें एवरेज मीन पाथ निकालना हुआ तो क्या लिखेंगे, लेमडा एवरेज इक्वल लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस डैश डैश लेमडा n अपान n। ठीक, ये हुआ। तो इसकी परिभाषा क्या बनी मीन पाथ की, इसको भी देख लेते हैं परिभाषा क्या बनी। इलेक्ट्रॉन द्वारा एक कर्नल से निकल करके दूसरे कर्नल तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे ही उस इलेक्ट्रॉन का मीन पाथ कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, मीन पाथ। फिर एक बार सुनिए, किसी इलेक्ट्रॉन का एक कर्नल से निकलकर दूसरे कर्नल में जाने पर जितनी डिस्टेंस तय की जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसे ही मीन पाथ कहते हैं। लिख दे क्या, ये लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। इसको आप छाप लीजिए इतना, उसके बाद उसको भी लिख देते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा एक कर्नल से दूसरे कर्नल के बीच जो दूरी तय की जाती है, उसे मीन पाथ कहते हैं, उसे मीन पाथ कहते हैं। आगे लिखेंगे, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।